जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मध्य निषेध सिपाही की परीक्षा 14 मई 2023 के लिए रिवीजन क्लास का क्यूज 7 चलेगा। और दोस्तों, जैसे कि आपके एग्ज़ाम में अब 1 महीने से भी कम समय बचा हुआ है, इसलिए आप लोग पढ़े हुए क्वेश्चंस का रिवीजन जरूर कीजिए। तो चलिए जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। तो चलिए आज के रिवीजन क्लास में पहला प्रश्न आपके सामने है, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निर्णय कौन करता है। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना आंसर करना है, तभी आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन होगा। तो राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निर्णय कौन करता है, याद कर लीजिए, उच्चतम न्यायालय। यहाँ पे ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। उच्चतम न्यायालय को ही सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है या सर्वोच्च न्यायालय। और आपसे पूछा जा सकता है सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो याद रखिएगा DY चंद्रचूड़। दूसरा प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों और अध्यक्षों की नियुक्ति की जाती है। चलिए आप सभी दूसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। तो यहाँ पे दूसरे प्रश्न का आंसर जो भी बच्चे ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा। याद रखेंगे और अनुच्छेद याद रखना है 308 से लेकर 323 तक। ध्यान रखना है 308 से लेकर 323 तक संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के गठन एवं अधिकार से संबंधित है। तो पूछा जा सकता है आपसे। तीसरा प्रश्न है, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है। इसके बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है, चलिए आंसर करेंगे। बिल्कुल एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 53। सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। अनुच्छेद 52 में क्या है, तो अनुच्छेद 52 में बताया गया है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। किसी देश में जीवन स्तर प्रतिबिंबित होता है। चलिए आप सभी चौथे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। इन सभी प्रश्नों को हम लोगों ने ऑलरेडी प्रैक्टिस सेट में कवर किया हुआ है, इसलिए आप लोगों को कोशिश करना है आपसे ज़्यादा प्रश्न गलत ना हो। तो किसी देश में जीवन स्तर प्रतिबिंबित होता है, याद रखिएगा प्रति व्यक्ति आय से। यहाँ पे बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। गांधीवादी सिद्धांत भारतीय संविधान के किस भाग में समाविष्ट है। चलिए आप सभी 5 के लिए आंसर बताएंगे। गांधीवादी सिद्धांत भारतीय संविधान के किस भाग में समाविष्ट है। तो दोस्तों यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब है डी ऑप्शन, भाग 4 में। याद रखेंगे। आगे देखिए, इनमें कौन ग्राम पंचायत का अंग नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले आपको पता होने चाहिए ग्राम पंचायत के कौन कौन से अंग होते हैं। तो चलिए आपको बता देते हैं, आपका रिवीजन हो जाएगा। तो ग्राम पंचायत के अंग है ग्राम सभा, मुखिया, उप मुखिया, पंचायत सचिव और ग्राम रक्षा दल। ये सभी ग्राम पंचायत के मुख्य अंग होते हैं। तो देखिए यहाँ पे सी ऑप्शन दिया है प्रमुख, ये नहीं होगा, ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से किस राज्य में संथाल जनजाति नहीं रहती है। चलिए आप सभी 7 के लिए आंसर कीजिए। निम्नलिखित में से किस राज्य में संथाल जनजाति नहीं रहती है, तो याद रखिएगा बी ऑप्शन, राजस्थान में। संथाल जनजाति जो है बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे राजस्थान आपका सही आंसर होगा। इनमें से किसे नाभिकीय भौतिकी के जनक के रूप में जाना जाता है। चलिए आप सभी 8वें प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। इनमें से किसे
नाभिकीय भौतिकी के जनक के रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पे आंसर जो बच्चे बी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, रदरफोर्ड को। आइजैक न्यूटन की बात करें तो गुरुत्वाकर्षण के नियम को किसने दिया था? तो सर आइजैक न्यूटन ने, याद रखना है। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज किया था। एक पूछा जाता है क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? तो याद कर लीजिए मैक्स प्लांक, यहाँ पे लिख देते हैं मैक्स प्लांक ने क्वांटम का सिद्धांत दिया था। और सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने। वह मुद्रा कौन सी है जिसका दुनिया भर में सर्वाधिक व्यापार किया जाता है? बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है। वह मुद्रा कौन सी है जिसका दुनिया भर में सर्वाधिक व्यापार किया जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा वह मुद्रा है क्या? तो अमेरिकी डॉलर। यहाँ पे डी ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, अमेरिकी डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? ये हिंदी व्याकरण के प्रश्न है। चलिए आंसर बताएंगे फटाफट से। निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा डी ऑप्शन में दिया हुआ है ओ, ये मूल दीर्घ स्वर नहीं है, ध्यान रखना है। आगे देखिए निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? चलिए आप सभी 11वें प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। और दोस्तों 2010 से लेकर अब तक CSBC द्वारा जितने भी हिंदी व्याकरण के प्रश्न पूछे गए हैं, अगर आपको देखना है तो यहाँ ऊपर आपको लिंक शो हो रहा होगा, आप लोग क्लिक करके देख सकते हैं। तो निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो यहाँ पे अध्ययन बताना है कौन सा शुद्ध लिखा गया है। तो सी ऑप्शन में जो है ये शुद्ध लिखा गया है। अब देखिए बहुत बच्चों को डाउट होगा ये CSBC क्या है? तो देखिए बिहार पुलिस हो गया, बिहार फायरमैन हो गया, मध्य निषेध सिपाही, इन सभी एग्जाम को कंडक्ट कराती है CSBC। आगे देखिए निम्नांकित में कौन आभासी बल है? चलिए आप सभी 12 के लिए आंसर बताएंगे। निम्नांकित में कौन आभासी बल है? तो यहाँ पे सही जवाब क्या है? ए ऑप्शन अभिकेंद्रीय बल। और देखिए हमने आपको प्रैक्टिस सेट में बताया था अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल के बारे में। तो चलिए फिर से बता देते हैं। तो देखिए जो बल केंद्र की ओर लगते हैं उसको कहते हैं अभिकेंद्रीय बल, और जो बल केंद्र से बाहर की ओर लगते हैं उसको बोलते हैं अपकेंद्रीय बल। और वॉशिंग मशीन जो है अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है, ध्यान रखेंगे। तो फिलहाल आंसर होगा अभिकेंद्रीय बल। दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? और दोस्तों इस रिवीजन क्यूज में आप लोग कितने प्रश्न सही कर पाते हैं कमेंट करके जरूर बताना है, बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक। तो आप सभी जानते हैं दूध के घनत्व को मापा जाता है लैक्टोमीटर। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। बैरोमीटर से वायु दाब, हाइड्रोमीटर से द्रव घनत्व, हाइग्रोमीटर से आर्द्रता। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? एक भी प्रश्नों को स्किप नहीं करना है, सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? तो दोस्तों यहाँ पे जो ही बच्चे ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, ये ऊर्जा की इकाई है। शक्ति की इकाई क्या है? वाट है। दाब, यहाँ पे दाब होगा, दाब का क्या होता है? पास्कल। निम्न में से किसकी तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है? यहाँ पे देखिए निम्न में से पूछा गया है, इसका मतलब होता है इन्हीं चारों ऑप्शन में से बताना है किसकी तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन, रेडियो तरंग। डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। सबसे अधिक तरंग लंबाई किसकी होती है? रेडियो तरंग, ध्यान रखेंगे। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जिस भाग पर बनता है वह है?
तो देखिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना है प्रतिबिंब जो बनता है ये किस प्रकार का बनता है। एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। तो छोटा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। और ये बनता है कहाँ, तो दृष्टिपटल। याद रखेंगे डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। रेटिना भी कहते हैं। मृग तृष्णा बनने का कारण क्या है। चले दोस्तों 17 के लिए आंसर कीजिए। मृग तृष्णा बनने का कारण क्या है। तो बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ब्लीचिंग पाउडर होता है, यानी ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है इसका सूत्र भी पूछा जाता है। तो CaOCl2 याद रखेंगे, CaOCl2 ये ब्लीचिंग पाउडर यानी कि विरंजक चूर्ण का सूत्र है। और ये कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड तथा बूझे हुए चूने का मिश्रण होता है ब्लीचिंग पाउडर। तो आंसर हमारा होगा बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सी गैस का सर्वोच्च उष्मांक है। चलिए दोस्तों 19 के लिए आंसर कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी गैस का सर्वोच्च उष्मांक है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, तो याद रखिएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का क्या है, सर्वोच्च उष्मांक है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन माना गया है। मीथेन को मार्स गैस कहा जाता है। इसका सूत्र होता है CH4। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है उसकी, चलिए आंसर कीजिए। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है किससे, तो याद रखिएगा तरंग दैर्ध्य द्वारा। यहाँ पे सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, तरंग दैर्ध्य द्वारा। समस्थानिक तत्वों में होता है। ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा, इसको आप सभी खासकर ध्यान रखें। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, याद कर लीजिए। समस्थानिक तत्वों में भिन्न द्रव्यमान संख्या होता है। तो सही जवाब है सी ऑप्शन, याद रखेंगे। समस्थानिक किसे कहते हैं, तो देखिए समान तत्वों के परमाणुओं में, ध्यान दीजिए, समान तत्वों के परमाणुओं में द्रव्यमान संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या अगर भिन्न भिन्न हो तो उसे कहा जाता है समस्थानिक। और संभारिक में क्या होता है, संभारिकों में भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु में द्रव्यमान संख्या समान होती है। तो ये अंतर है समस्थानिक और संभारिक में। दुर्बलतम अम्ल कौन सा है। तो इन चारों ऑप्शन में से दुर्बलतम अम्ल है NO। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखेंगे। मैग्नीज का अयस्क है, चलिए आंसर कीजिए। देखिए मैग्नीज का सिंबल क्या होता है Mn, और मैग्नीशियम का क्या होता है Mg, दोनों अलग अलग है। तो मैग्नीज का अयस्क कौन है, याद रखिएगा। यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन ए पायरोलुसाइट। ये मैग्नीज का अयस्क है, ध्यान रखेंगे। और इसका सूत्र होता है MnO2। और ये हेमेटाइट जो है ये लोहे का अयस्क है, इसका सूत्र होता है Fe2O3। और बॉक्साइड आप सभी जानते हैं एल्युमिनियम का अयस्क है, सूत्र होता है Al2O3 × 2H2O। रुधिर का प्रासरणी दाब मुख्यतः होता है, किसके कारण होता है। तो देखिए रुधिर का जो प्रासरणी दाब है मुख्यतः विविध प्रोटीन्स के कारण होता है। तो याद रखेंगे डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। सबसे अधिक प्रोटीन किसमें मिलता है, सोयाबीन में। स्फिग्नोमैनोमीटर से मापा जाता है। बहुत ही आसान प्रश्न है। और दोस्तों जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक कीजिए। तो स्फिग्नोमैनोमीटर से रुधिर दाब मापा जाता है, यानी कि ब्लड प्रेशर को। तो सही जवाब है बी ऑप्शन, याद रखिएगा। प्रोटोप्लाज्म शब्द सबसे पहले किसने दिया था। तो दोस्तों प्रोटोप्लाज्म शब्द जो है सबसे पहले दिया था पुरकिंजे ने। यहाँ पे आंसर है बी ऑप्शन। रक्त संचरण प्रणाली में
रक्त के थक्के जमने से रोकने वाला पदार्थ हिपेरिन निम्न में से किसके द्वारा उत्सर्जित किया जाता है? दोस्तों याद रखिएगा, रक्त संचरण प्रणाली में रक्त का थक्का जमने से रोकने वाला पदार्थ का नाम क्या है? तो याद रखिएगा ये है हिपेरिन। और ये निम्न में से किसके द्वारा उत्सर्जित किया जाता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी बेसोफिल। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा आनुवांशिक रोग नहीं है? तो बहुत ही आसान प्रश्न है, घेगा रोग। ये आनुवांशिक रोग नहीं है, ये आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है। एक खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा स्तरों का निर्माण होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मार्क कर लीजिए, एग्जाम में पूछे जाने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। तो एक खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा स्तरों का निर्माण होता है, याद रखिएगा उपर्युक्त सभी, यानी कि उत्पादकों द्वारा, उपभोक्ता द्वारा और अपघटकों द्वारा। सही जवाब है डी ऑप्शन। सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? चलिए 30 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? तो दोस्तों यहाँ पे सही जवाब क्या है? याद रखिएगा भरतनाट्यम का प्राचीन नाम है। भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। और हमने आपको बताया था भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य है? तो 8 शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनीअट्टम कहाँ का है? केरल का है। सही सुमेलित नहीं है, इनमें कौन सही सुमेलित नहीं है आपको बताना है। तो जो सही सुमेलित नहीं है ये है 29 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, जो कि बिल्कुल गलत है। याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस ये सुमेलित नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को, ना कि 29 दिसंबर को। तो ऑप्शन ए जो है ये सही सुमेलित नहीं है, ध्यान रखना है। रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी किस नाम से विख्यात है? तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? कवि प्रदीप। कवि प्रदीप नाम से विख्यात है रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी। प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन था? देखिए प्रार्थना समाज की स्थापना होती है 1867 में, और इसके संस्थापक कौन थे? तो बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं आत्माराम पांडुरंग, ध्यान रखना है। ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम किस देश को भेजती थी? और जितने भी हम आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं आपको ध्यानपूर्वक सुनना है और डेली सुनना है, तभी आपका रिवीजन होगा। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम चीन को भेजती थी। यहाँ पे आंसर होगा डी ऑप्शन। और एक पूछा जाता है अफीम युद्ध, याद रखिएगा अफीम युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो चीन और ब्रिटेन के बीच में हुआ था, और इस युद्ध में चीन की हार हुई थी अफीम युद्ध में। अवध का संस्थापक कौन था? बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है, फटाफट से आंसर कीजिए। अवध का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों अवध का संस्थापक था सादत खान बुरहान उल मुल्क, जो कि बी ऑप्शन में दिया हुआ है। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है? तो बहुत ही आसान प्रश्न है, कपिल मुनि द्वारा क्या है? तो सांख्य दर्शन है। सही जवाब है बी ऑप्शन। न्याय दर्शन की बात करें तो इसके प्रवर्तक है गौतम ऋषि। पूर्व मीमांसा की बात करें तो ये है जैमिनी। और एक पूछा जाता है योग दर्शन, तो योग दर्शन पतंजलि। और उत्तर मीमांसा की बात करें तो बद्रायन महोदय। राजा खारवेल का नाम जुड़ा है? तो दोस्तों राजा खारवेल का नाम जो जुड़ा है याद रखिएगा हाथी गुफा लेक से। निम्न में से कौन सी रेखा भारत से होकर गुजरती है?
सबसे आसान प्रश्न है, आंसर कीजिए। तो ये है कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। दाचीग्राम अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो आप सभी सेशन को अधिक से अधिक ज़रूर शेयर करें